हेलो फ्रेंड एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं संविदा के अर्थ और उसके प्रकार को जो मैं अभी पहले एक वीडियो लोड कर चुका हूँ। ये सेकंड वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सब देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। देखते हैं क्या करता है। समाश्रय संविदा। समाश्रय संविदा की परिभाषा संविदा अधिनियम की धारा 31 में दी गई है। कहाँ दी गई है? अब संविदा अधिनियम की धारा 31 में दी गई है। और 31 को हम जब पढ़ते हैं तो उससे क्या समझ में आता है कि हम सेक्शन 31 को रीड करते हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड। ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू क्या है? ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen। यानी कोई घटना या घटित होने या होने से संबंधित है। ये कॉन्ट्रैक्ट इसका एग्जाम्पल है। ये कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 10,000 रुपये, बी हाउस इज बर्न, दिस इज ए कंटीजेंट कंडीशन। यानी ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि उनका अगर घर जल जाए तो हम उसको क्या है 10,000 रुपये देंगे। तो ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट जो है समाश्रित कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम इसको जो है एक डिफाइन देते हैं। समाश्रित संविदा की परिभाषा अधिनियम की धारा 31 में दी गई है। इसके अनुसार समाश्रित संविदा वो संविदा है जो ऐसी संविदा संपार्श्विक किसी घटना के होने या न होने पर है। यानी किसी घटना के होने या ना होने पर किसी बात को करने या ना करने के लिए है। उदाहरण के लिए ये भी से संविदा करता है कि यदि ये के घर जल जाए तो उसे क्या देगा? एक को 10,000 रुपये। ये क्या है? समाश्रित संविदा है। अब हम देखते हैं संविधिक संविदा। क्या देखते हैं? संविधिक संविदा। अब संविधिक संविदा की जो है केवल इस आधार पर कोई संविदा संविधिक संविदा नहीं हो जाती है। संविधि द्वारा प्रदान की गई शर्त का प्रयोग किया जाता है। किसी संविदा को संविधिक संविदा तभी कहा जाएगा जब विहित शर्तों के साथ संविदा करना आवश्यक हो। यानी केवल इस आधार पर कोई संविदा संविधिक संविदा नहीं कहा जाता है कि उसे संविधि द्वारा प्रदान की गई शर्त प्रयोग किया गया हो। किसी संविदा को संविधिक संविदा तभी कहा जाएगा जब विहित शर्तों के साथ संविदा करना आवश्यक हो। यानी यदि संविदा में संविधि द्वारा प्रदत्त कथित निर्बंधों या शर्तों सम्मिलित तो संविदा उक्त निबंधों या शर्त विस्तारित संविधिक संविदा होती है। अब हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी संविदा मानक रूप। अब ये केस लॉ से भी राइज होता है। ये देखते हैं, यानी संविदा विधि को आधुनिक काल में ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है। जो संविदा विधि है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है, ये प्रेजेंट टाइम में ऐसे सामना करना पड़ता है, उसका फेस करना पड़ता है। उसकी दिशा बढ़ती जा रही है और इसकी जो दिशा है बढ़ती जा रही है। समस्या मानक रूप संविदा का प्रचलन काफ़ी कारण उत्पन्न हुआ है। अब ये देखते हैं, जैसे क्या है, बीमा निगम प्रतिदिन हज़ारों बीमा की संविदा करनी होती है। जैसे बीमा निगम की प्रतिदिन हज़ारों बीमा संविदा करनी होती है। रेल अधिकारियों को हज़ारों माल को ले जाने की संविदा करनी पड़ती है। ऐसे बड़े व्यापारियों और संगठन के लिए संभव नहीं है कि वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ विभिन्न प्रकार की संविदा करें। यानी अगर हमें क्या नाम है जीवन बीमा के निगम को जो छोटे छोटे कंडीशनल होते हैं, उसे कंडीशनल को हमें क्या है जो है पूरे तरीके से फुलफिल करना होता है। उसी साथ जो है क्या कहता है कि रेल के अधिकारियों द्वारा माल जो आने जाते रोड दिल्ली की संविधाएँ होती हैं करनी पड़ती हैं। या बड़े बड़े व्यापार संगठन को जो एक तरीके से संभव ना हो सके कि हम हर व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करें, तो इस प्रकार से उसे क्या क्या मानक संविदा यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट कहती है। इसलिए उन्हें मानकृत संविदा छपवा रखी है। जो उन्होंने एक जो उनका कंडीशन हो संविदा जो है क्या है वो छपवा रखी, जिनमें बहुत बारीकियों से शब्द में अनेक प्रकार के शर्त रहित होती हैं। बारीकियों में अनेक प्रकार के शर्त जो है वो क्या कहते हैं रहित होते हैं। ये शर्त संविदा के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले दायित्वों को तो अपवर्जित करते हैं और ये सीमित करते हैं। इतने बड़े संगठन के साथ कोई व्यक्ति सौदेबाजी नहीं कर सकता है। क्या है? इतने बड़े व्यक्ति को सौदेबाजी नहीं कर सकता है। इसलिए केवल यही कार्य रह जा रहा है कि उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, अच्छी या लगे या न लगे। वो उन शर्तों का
एक मिनट, वो उन शर्तों को बदल नहीं सकती है। क्या है, वो उन शर्तों को बदल नहीं सकती है, बल्कि बहस भी नहीं कर सकती है। यह स्थापित उनके द्वारा स्वीकार करने के लिए, वैसे ही छोड़ देने के लिए होता है। टेक इट और लीव इट, यानी इसलिए मान के संविदा छपवा कर रखती है जिनमें बहुत बारीकियाँ शब्दों के अनेक प्रकार के शर्तें रहित होती हैं। उसमें बारीकियाँ शब्द होते हैं, अनेक प्रकार के जो शब्द हैं वो क्या है, पूरी तरीके से रहित होते हैं। और ये कंडीशन संविदा यानी शर्त संविदा के अंतर्गत जो उत्पन्न होने वाले कोई दायित्व है, लायबिलिटी है, तो उसको क्या है, एक्सक्लूड करती है या सीमित करती है। इतने बड़े संगठन के साथ कोई व्यक्ति सौदेबाजी भी नहीं कर सकता है। इतने बड़े संगठन के साथ, जो इतना बड़ा संगठन हो, कोई व्यक्ति, जो साधारण व्यक्ति क्या है, सौदेबाजी नहीं कर सकता है। इसके लिए केवल उसका यही कार्य रह जाता है कि उन्हें वो स्वीकार कर ले, चाहे उनके अच्छे लगे या ना लगे। वो उन शर्तों को बदला नहीं सकता, बल्कि बहस भी नहीं कर सकता। यह स्थापित है उनके द्वारा स्वीकार करने और ऐसे ही करने के छोड़ देने के लिए है। अब हम देखते हैं कैसे टाटा बनाम सू लेन पार्किंग लिमिटेड 1971। टाटा बनाम सू लेन पार्किंग लिमिटेड 1971 के मामले में ये कहा गया कि 1000 व्यक्ति में से एक व्यक्ति ग्राहक ऐसी शर्त पड़ता नहीं है, यदि तो पढ़ने में बैठ जाए तो उस गाड़ी की जो है किस्ती ही छूट जाएगी। यानी ये टाटा बनाम सू लेन पार्किंग लिमिटेड 1971 के मामले में कहा गया कि 1000 व्यक्ति में से एक भी व्यक्ति ग्राहक ऐसी शर्तों को पढ़ता नहीं है, यदि तो पढ़ने बैठ जाए तो उसकी गाड़ी यह किस्त छूट जाएगी, ये बताया गया है। अब बताएं, अब उससे बाद में क्या कहता है, इससे बड़ी बड़ी कंपनियां को व्यक्ति को कमज़ोर का लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है। इससे क्या है कि इससे बड़े बड़े की जो कंपनियां हैं उसको जो है कमज़ोर व्यक्ति से लाभ उठाने का क्या मिलता है, अवसर मिल जाता है। क्योंकि जो है उस पर शर्तें ऐसी लादी जाती हैं, निजी विधान लगाते हैं जिनके द्वारा संविदा अंतर्गत उत्पन्न होने वाले दायित्वों को पूर्ण छूट प्राप्त कर ली जाती है। यानी क्या कहता है, क्योंकि उसके ऊपर ऐसे शर्त ला सकती हैं जो प्राय निजी विधान लगते हैं जिनके द्वारा संविदा के अंतर्गत उत्पन्न होने दायित्वों को पूर्ण छूट प्राप्त कर ली जाती है। मानक संविदाओं के अंतर्गत जो है, मानक संविदा के तात्पर्य ये है कि व्यक्ति के सामने कोई रास्ता नहीं है। यानी मानक संविदा का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति के सामने कोई रास्ता नहीं है, ये केवल स्वीकार कर सकता है, वह बहस नहीं कर सकता है। क्या है कि मानव संविदा है कि कोई जो है, ये व्यक्ति के सामने कोई रास्ता नहीं है, ये तो केवल स्वीकार कर सकता है, ये बहस नहीं कर सकता है, वो केवल मान सकता है। मानव संविदा को अनिवार्य संविदा भी कहा गया है, जो मानव संविदा को अनिवार्य संविदा भी कहा गया है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर कुछ शर्तें थोपी जाती हैं। एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार पर कुछ जो है शर्तें है वो थोपी जाती हैं। मानक संविदाओं को व्यक्तिगत विधान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि एक प्रकार के नियम की संहिता जिसके आधार पर यह कोई व्यक्ति सेवा को प्राप्त कर सकता है। अब इसके अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है, युक्त सूचना। अब युक्त सूचना का मतलब होता है रीजनेबल क्या है, उसको इन्फॉर्मेशन उसको नोटिस होना चाहिए। यानी संविदा छपवाने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि शर्त युक्त और सूचना दूसरे पक्षकार को दे। जो संविदा छपवाने वाला व्यक्ति हो, अगर उस युक्त कर्तव्य के जो इसकी ड्यूटी है, उसके कंडीशन है, युक्त सूचना दूसरे पक्षकार को दे। शर्तों की युक्त सूचना संविदा के पूर्व अथवा संविदा के समय नहीं दी जाती है। क्या है, संविदा के पूर्व या संविदा के समय नहीं दी जाती है। वो शर्त प्रतिग्रहण के बाद दूसरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होंगे। एक केस आया था हेडरसन बनाम स्टीवेंसन 1875 के वाद में वादी ने एक जलयान की यात्रा के लिए एक टिकट खरीदी। क्या है, 1875 में जो वादी ने एक जलयान की यात्रा के लिए एक टिकट खरीदी। टिकट के ऊपर गंतव्य स्थल छपा हुआ था, जैसे टिकट के ऊपर जो है ऊपरी पृष्ठ पे जो है स्थल पे छपा हुआ था। ये टिकट के पीछे कुछ शर्त भी छपी थी। अगर वो टिकट के पीछे कुछ शर्त भी छपी थी, जिनमें से एक शर्त ये था कि यात्री के सामने नुकसान किसी भी कारण होने से बावजूद भी कंपनी उत्तरदायी नहीं होगा। यानी वो हेडरसन बनाम स्टीवेंसन 1875 के बाद में वादी ने एक जलयान की यात्रा के लिए एक टिकट खरीदी। टिकट के ऊपर स्थान जहाँ जाना था वहाँ छपा था,
कहाँ से कहाँ जाना था। और टिकट के पीछे यह शर्त छिपी थी कि यात्रा के दौरान जो है कोई भी नुकसान या सामान की कोई भी किसी कारणवश जो है क्षति हो जाती है तो कंपनी से उत्तरदायी नहीं होगी। वादी ने टिकट के पृष्ठभाग को नहीं देखा, जो पिछले वाले भाग को नहीं देखा, और ना ही टिकट के ऊपर कोई चेतावनी दी थी कि सब पीछे देखिए। जो टिकट था उसे नहीं देखा कि आवश्यक है कि आप आवश्यक की जो कंडीशन जो है पीछे देखें, वो भी नहीं दिया गया था। वादी का सामान कर्मचारी की लापरवाही के कारण क्या है, वादी का जो सामान था कर्मचारी की लापरवाही के कारण नष्ट हो गया, और ये शर्त छूट दिलाने के बावजूद भी पतवादी कंपनी को उत्तरदायी ठहराया, जो है पतवादी कंपनी को उत्तरदायी ठहराया। न्यायालय ने आगे कहा कि व्यक्तिवादी ऐसे शर्त के बाध्य नहीं ठहराया जा सकता है, उसने कभी नहीं देखा, ना ही उसके जिसके बारे में उसको ज्ञान भी ना रहा हो। यानी न्यायालय ने आगे कहा कि व्यक्तिवादी ऐसी शर्तों से बाध्य नहीं ठहराया जा सकता है, उसने कभी देखा ही नहीं हो और ना ही जिनके बारे में कुछ ज्ञान भी रहा हो, ये बताया गया है। दूसरी बात कहता है सूचना संविदा का साथ या पूर्व हो, यानी संविदा के साथ दूसरे पक्षकार तभी बाध्यकारी होंगे जब उसकी सूचना दूसरे पक्षकारों को संविदा से पूर्व या संविदा के समय दे दी गई हो, अन्यथा वो दूसरे पक्षकार पर बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखेगा। एक केस आया था ओले बनाम मर्लवरी कोर्ट लिमिटेड 1949 के मामले में एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी एक होटल कमरा नंबर 7 दिन का अग्रिम किराया देकर लिया था। यानी मामले में एक व्यक्ति उसकी पत्नी एक होटल में एक कमरा 7 दिन के अग्रिम किराए पर लिया था। जब वो कमरे में गए तो उन्हें कमरे की दीवार के साथ नोटिस दिखा था जिसमें कहा गया था कि होटल के मालिक वस्तुओं के हानि और चोरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यानी उसमें ये शर्त लगी थी कि नोटिस लगी थी, अगर जो है कमरा ले रहे हैं उसका जो कमरा लेने के बाद में अगर उस कमरे में कोई भी वस्तु या कुछ चोरी हो जाती है तो उसका जो है जिम्मेदारी जो है मालिक को नहीं होगा, जब तक कि वस्तु उसके पास जमा न की गई हो। इसमें भी करने से जब तक जो कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, जब तक वो उस मकान के जो मालिक को उसको जमा नहीं कर दी गई हो, तब तक कि जो अगर इस बीच में अगर कोई सामान चोरी हो जाता है तो मकान मालिक उसका जिम्मेदार नहीं होता। तो क्या हुआ कि वादी का सामान जो है वो क्या हो गया, चोरी हो गया, जिसके कारण होटल कर्मचारी की लापरवाही थी। यानी जब वो सामान चोरी हो गया तो होटल के कर्मचारी की लापरवाही थी। अब होटल मालिक ने शर्तों के बावजूद भी उत्तरदायी ठहराया गया, यानी होटल मालिक जो है इन शर्तों के बावजूद भी उत्तरदायी ठहराया गया और सूचना संविदा हो जाने के बाद भी दिया गया। ये संविदा भाग नहीं, क्या होता है कि होटल के मालिक उस शर्त के बावजूद भी उत्तरदायी हो गया, क्योंकि सूचना संविदा हो जाने के बाद दिया गया था, इसलिए संविदा का भागी नहीं बन सका। एक केस आया था, क्या नाम है, तीसरा बंद का संविदात्मक दस्तावेज का न होना। यानी तीसरी कंडीशन कहता है संविदा जो है दस्तावेज का न होना। पक्षकार उन शर्तों से बाध्य होता है जो संविदात्मक दस्तावेज में होता है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट में होगा, जो डॉक्यूमेंट में होगा, उसी तरीके से वो बाध्य होगा। यह दस्तावेज ऐसा है जो केवल रसीद है और संविदा का निर्माण नहीं करता। अगर केवल रसीद है तो संविदा का निर्माण नहीं करता, उसमें लिखित जो है शर्त ही बंधनकारी नहीं होंगे। चौथी बात कहता है दुरुपदेशन नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शर्त पर हस्ताक्षरित कर देता है तो फिर उनसे बाध्य नहीं होगा। यदि उन शर्तों पर हस्ताक्षर करनी हो तो सहमति मिथ्या कथन से भी प्राप्त की गई है। एक केस आता है कार्टिस बनाम क्लीनिंग एंड डाइंग कंपनी। कार्टिस बनाम क्लीनिंग एंड डाइंग कंपनी 1951 के वाद में वादी ने अपने कपड़ों को धुलाई के लिए पतवादी को दिया। पतवादी ने एक रसीद हस्ताक्षर कराने के लिए वादी को दे दिया तथा वादी से बताया गया, उसमें लिखा गया धोते समय अगर कोई बटन टूट गया है तो उसका पैसा वादी को वहन करनी होगी, परंतु वास्तव में उस पर यह लिखा था कि धोते समय कपड़े की परत हुई किसी भी क्षति के लिए पतवादी दायी नहीं होंगे। वादी कपड़े पर धब्बे पड़ गए थे, यहाँ पतवादी छूट के खंड का लाभ लेने दिया गया और उसे क्षतियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। यानी जब क्या होता है कि धोबी ने कह दिया कि भाई मैं कपड़ा आपका धो लूँगा,
अगर आपके धुलने में कपड़े में कोई दाग है, गहरी दाग है, उसमें कोई बटन है, उस बटन को टूट जाएगा, किसी तरीके क्षति हो जाएगा, तो मैं जिम्मेदारी नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी आप ही होंगे। तो उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में यहाँ मान ठहराया गया कि अगर उसका बटन टूट गया है, उसको कुछ हो गया कपड़े में, तो उसकी जिम्मेदारी मालिक ही होगा। ठीक, धोबी नहीं होगा। अब एक होता है मौलिक भंग का सिद्धांत होता है। एक मौलिक भंग का सिद्धांत क्या है, यदि कोई पक्षकार संविदा की मूलभूत शर्तों का पालन नहीं करता है, कोई भी पार्टी संविदा के जो है मूलभूत शर्त का पालन नहीं करता है, तो दायित्व से छूट प्रदान करने वाली शर्त को सहारा नहीं ले सकता है। एक केस था अलेक्जेंडर बनाम रेलवे एजुकेटिव। अलेक्जेंडर बनाम रेलवे एजुकेटिव 1951 के वाद में रेलवे स्टेशन पर पार्सल घर में अपने माल देते समय जब वादी ने को रसीद मिली, उस पर शर्त थी कि हानि, लाभ या गलत आदमी को माल देने की दशा में दायित्व केवल 5 पाउंड होगा। यानी इसमें केवल 5 पाउंड होगा जब तक विशेष भार न दे दिया गया हो। रेलवे ने माल वादी को दोस्त को लौटा दिया था और इस तरह माल गायब हो गया। रेलवे को माल का पूरा दाम देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया, केवल 5 पाउंड के लिए नहीं, क्योंकि उन्हें माल गलत आदमी को लौटाकर संविदा का मौलिक भंग किया था, इसलिए प्रतिवादी उन शर्तों का सहारा नहीं ले सकता है। यानी ये इसमें है कि अगर ऐसी कंडीशन में हो सकता है तो कई बड़े स्तर से फ्रॉड भी किया जा सकता था कि आपने फला आदमी को भेजा था, फला आदमी ने आपकी जो सामान है उसे उन्होंने रिसीव कर लिया है, इसलिए मैं उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो इस तरीके से बड़े स्तर से फ्रॉड हो सकता था, लेकिन जो है कोर्ट ने ऐसे जो है नहीं माना और पूरी की पूरी जो है रेलवे को उत्तरदायी ठहराया। यानी इस केस का नाम है एलेक्जेंडर बनाम रेलवे एजुकेटिव 1951 में वाद में रेलवे स्टेशन पर पार्सल घर में अपना माल देते समय जब वादी की रसीद मिली, उस शर्त पर यह हानि, लाभ या गलत आदमी को माल देने की दशा में, यानी गलत आदमी को माल दे दिया गया दशा में, केवल जो है उसमें कहा कि 5 पाउंड का होगा, तो केवल 5 पाउंड ही उसके भरने के जिम्मेदार हो गए जब तक कि विशेष भार न दे दिया गया हो। रेलवे ने माल वादी को दोस्त को लौटा दिया गया था। इस तरह से माल गायब हो गया। अब रेलवे के माल को अब इस तरह माल गायब होगा तो यहाँ होगा कि आप रेलवे को केवल 5 ही पाउंड देना होगा। तो कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा नहीं, ये पूरे के पूरे ये भरपाई करें, 5 पाउंड से पर्याप्त नहीं है। इसका तात्पर्य ये है। एक केस आया था डेविस बनाम कॉलिंस। अब डेविस बनाम कॉलिंस 1945 के केस में वाद में वादी ने अपनी वर्दी प्रतिवादी को धुलने के लिए एक मिनट क्या चीज बंद कर देते कूलर